हेलो एवरीवन। कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। यूपी आरओ की आप लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें हमें बहुत ज़रूरी था करंट अफेयर देख लेना। क्योंकि करंट अफेयर से अगर मान लेते हैं 10 क्वेश्चंस आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सफलता और असफलता को निर्धारित करते हैं। आज ही यूपी पीसीएस का रिजल्ट है। बहुत सारे लोग क्वालिफाई हुए हैं, सारे लोग डिसक्वालीफाई हुए हैं। तो आपको इसकी वजह से होपलेस नहीं होना है। देखिए, अब टाइम तो है नहीं, हमें तुरंत इसके बाद लग जाना है। यूपीएससी की अगर तैयारी करते हैं तो आप यूपीएससी के लिए लग जाइए। यूपी पीसीएस में लगे हैं तो यूपी पीसीएस में लग जाइए। अगर आरओ का देना है तो आरओ को फुल इफिशियंसी के साथ दीजिए, ताकि इस बार क्वालिफाई कर लें। हमें रिजल्ट फेल होते होते कब तक फेल होंगे। तो पूरी इफिशियंसी के साथ आप लोग लग जाइए। इसमें होपलेस होने वाली कोई बात नहीं है। फेल वही होता है जो एफर्ट लगाता है, और एफर्ट लगाता है तभी अगली बार पास होता है। अदरवाइज फेल होना हमेशा एक प्रवृत्ति बन जाएगी। उसको सुधारने के लिए एफर्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। आप एफर्ट लगाइए, अपना पूरा फुल फोर्स लगाइए और क्वालिफाई कर जाइए। तो चलिए हम आज का देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कंटेंट जो हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें हम आज देखेंगे, हमारा मेन टारगेट ये है कि सारे मिलिट्री सैन्य एक्सरसाइज जो होते हैं, अभ्यास होते हैं, वो सारे हम देख लें, इसी में कवर कर दें। और महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण हम कहें तो वो करेंट अफेयर आज के सेट में मिलेंगे आपको। पहली बात आपसे ये पूछूं, अगर एक उदार लोकतंत्र देश किसे मानेंगे आप, जहां नागरिकों को अधिकार मिले, उनको अपने चयन का अधिकार मिले, वो अपने अकॉर्डिंग चयन कर पाएँ। तो हम इसी दृष्टिकोण से देखते हुए आज एमटीपी एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट देखेंगे। देखिए, ये क्यों लाया गया। 1971 का अमेंडमेंट एक्ट, ये एक्ट था एमटीपी एक्ट। इसमें क्या किया गया था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट था। ये बहुत पुराना था और इसमें ये प्रोविज़न था कि केवल महिलाएं, जो लोग शादीशुदा हैं, केवल वही लोग क्या कर सकते थे, टर्मिनेट करवा सकती थी। मतलब जो गर्भ है उसको एक तरह से कहें तो टर्मिनेट मतलब होता है कि सीधे से बात को तो गर्भपात करवा सकती थी। जो लोग मैरिड हैं, आप एक बात बताइए, अगर आप एक तरह लोकतांत्रिक देश में हैं तो आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, ये गवर्नमेंट निर्धारित करेगी? नहीं निर्धारित करेगी। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप शादी जैसे बंधन को मानते हैं नहीं मानते हैं। इसलिए ये काफ़ी पुराना हो गया था और बहुत पुराना कंजर्वेटिव थिंकिंग लग रहा था। इसलिए इसमें हटा करके संशोधन करके यहाँ पे केवल मैरिड और अनमैरिड दोनों, मैरिड शब्द ये सब मतलब वुमेन शब्द सीधे कहें तो जोड़ लिया गया कि कोई भी महिला, अब इसमें सभी कवर है, कोई भी महिला हो। दूसरा कंडीशन ये था कि बहुत सारे केसेज में ऐसा देखा जा रहा था, जो नाबालिग बच्चियाँ होती थी उनके साथ रेप कर देते थे सब। और रेप कंडीशन में क्या होता था, वो प्रेग्नेंट हो जाती थी और वो पता चलता था 20 वीक के बाद। और इस केस में क्या होता था, 1971 के मामले में 20 वीक के बाद पता होने के बाद उसको गर्भपात नहीं करवाया जा सकता था। अब क्या किया गया है, अब 24 वीक और रेयर केस हो तो मतलब देखें, अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई मामला हो तो 24 सप्ताह के बाद भी अब गर्भपात करवाया जा सकता है। लेकिन कुछ इसमें कंडीशन दिए हैं कि इन कंडीशन को फॉलो करके ही आप करवा सकते हैं, वैसे नहीं करवा सकते। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले थे, जैसे कि अभी हरियाणा में, या फिर हाँ मे भी हरियाणा में ही एक मेंटली डिसेबल बच्ची थी, उसके साथ रेप हो गया था और वो 24 वीक हो चुका था। और उसके साथ क्या हुआ, ये टर्मिनेशन के भी अधिकार उनको नहीं मिला, राइट, और फिर वो माँ बन गई। अब बताइए, वो खुद की लाइफ नहीं संभाल पाती है तो वो अपने बच्चे की लाइफ कैसे संभालेगी। इन्हीं सब मामलों को देखते हुए ये अमेंडमेंट बिल लाया गया था। हमें ज़रूरी है कि इन सबको समझें। पहले क्या था कि केवल 1,000 रुपये, देख रहे कितना माइनर मतलब पेनाल्टी थी, केवल 1,000 रुपये पेनाल्टी भर के अब बच सकते थे, इससे फाइन था। लेकिन अब क्या कर दिया गया, 1 साल का जेल इसमें इंक्लूड कर दिया गया। आपके पास 1 साल आपको जेल जाना ही पड़ेगा, उस फाइन भी, और या फिर दोनों लग सकता है। ये कंडीशन काफ़ी अच्छा है। 1 साल जेल बहुत बड़ी बात होती है, इतनी छोटी सी बात नहीं। 1 साल जेल इसमें जोड़ दिया गया, इतनी सी चीज़ें हैं। लेकिन अब हमें यहाँ देख लेना ज़रूरी है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अगर किसी औरत का, महिला का 20 वीक हो चुका है तो कैसे होगा, 20 वीक के अंदर है प्रेगनेंसी, तो कैसे हो उसका मतलब टर्मिनेशन कैसे होगा। तो देखिए, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हो जो पंजीकृत हो, उसके द्वारा वेरीफाई कर देने के बाद उसका टर्मिनेशन कराया जा सकता है। लेकिन 20 से 24 अगर वीक हो चुका, सप्ताह हो चुका, तो क्या होगा। अब इसके लिए 24 सप्ताह के पहले वाले मामले के लिए, 20 से 24 सप्ताह के बीच के मामले के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत पड़ेगी। 2 लोग अगर इसको वेरीफाई करते तो पास कर देते हैं तो क्या किया, टर्मिनेट किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि 24 वीक हो चुके हैं, ऐसा लगता है कि उस महिला के और बच्चे के दोनों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो टर्मिनेट करवाना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करना पड़ेगा, राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड से राय लेकर के पास करवाना पड़ेगा। अगर मेडिकल बोर्ड, राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड इसको पास कर देता है तो उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण था। देखिए, इससे एसडीजी गोल कौन कौन से अचीव होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, एसडीजी 3.1 जो है, मातृ मृत्यु अनुपात को कम करने की बात करता है। कौन, एसडीजी 3.1।
तो मातृ मृत्यु अनुपात को कम करने के लिए SDG 3.1 है, ये कहता है कि कम किया जाए। अब आप खुद सोचिए कि अगर किसी तरह के हेल्थ मतलब समस्याएं हों किसी महिला में और उसको टर्मिनेट कर दिया जाता तो महिला बच जाएगी। तो यहाँ मातृ मृत्यु अनुपात कम हुआ ना, बिल्कुल सही बात है, कम होता है। फिर SDG 3.7 की बात की जाए तो 5.6 की बात की जाए तो इसमें क्या है, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकारों तक सार्वभौमिक पहुँच, मतलब यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधित जो अधिकार है इसको यूनिवर्सलाइज किया जाए, सबके पास पहुँचाया जाए, मतलब सबको ये अधिकार मिलने चाहिए। तो ये तीनों क्या होता है, SDG गोल अचीव होंगे अगर ये अमेंडमेंट कर दिया गया है तो। चलिए अगला देखते हैं। अगला है औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली। ऐसे क्वेश्चन अभी इस समय काफ़ी ट्रेंडिंग में ऐसे पूछे जा रहे हैं। औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली ये अभी न्यू है और इससे पूछे जा सकते हैं। औद्योगिक एवं उद्योग मंत्री जो हैं, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सोम प्रकाश, यही है सोम प्रकाश, इनके द्वारा 5 अक्टूबर 2021 को क्या किया, औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली का द्वितीय संस्करण लॉन्च किया गया। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि 2.0 था, तो मतलब पहला संस्करण इसके पहले लॉन्च हो चुका है, ये दूसरा संस्करण था। अब इसको कौन सा मंत्रालय जारी किया है या विभाग कौन सा जारी किया, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो विभाग अगर देखिए DPIIT है, मतलब औद्योगिक संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग जारी करता है। ये किसके अंतर्गत काम करता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, इसीलिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ही इसको लॉन्च किए हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब आपसे पूछा जाता है कितने श्रेणियों में इसको लॉन्च किया गया। तो देखिए 3 श्रेणियों में, पहला अग्रणी मतलब लीडर जो है उसको पहले श्रेणी में, दूसरे में चैलेंजर और तीसरे में एस्पिरेशनल है, आकांक्षी जो पार्क हैं उनको। तो पहले अग्रणी में बात की जाए तो आपसे दिया जा सकता है केवल 1 पार्क है, ऐसे दिया जा सकता नहीं, 41 पार्क हैं इसमें। चैलेंजर में कितने, 90 पार्क हैं। वहीं अगर देखें आकांक्षी जिले में तो देखेंगे आप तो कितना है, 185। तो आप मोटे मोटे याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए डबल हो रहा है ना, 2x हो रहा है, फिर यहाँ देखिए इसके 2x हो रहा है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। पूरा एग्जैक्ट डेटा तो कोई नहीं याद रख सकता, लेकिन आप मोटे मोटा व्यू रख सकते हैं कि सब एक दूसरे के डबल होते जा रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि 2018 में इसको आरंभ किया गया था और फिर इसमें क्या किया गया, औद्योगिकरण को सक्षम करने के लिए जो पार्क बुनियादी ढांचा को इफेक्टिव बनाते हैं, मतलब काफ़ी कम्पिटिटिव हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए और नीतिगत समर्थन प्रदान करने के लिए ये रेटिंग प्रदान की गई है। और 2018 के जो डेटा मिले थे उसके अकॉर्डिंग, उससे सीख लेते हुए सरकार ने 2020 में 2.0 इसको लॉन्च किया है, औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली को। तो इतनी सी बात है, आप याद रखिएगा। इसमें क्या याद रख सकते हैं, कौन सा विभाग है, कितनी श्रेणियों में है, पहला कब लॉन्च हुआ था, और इतनी सी बात है, बस याद रखिए कौन कौन से। पहले वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कौन काम करता है, DPIIT करता है, वही जारी किया है इसमें। और इसमें 3 श्रेणियाँ, अग्रणी, चैलेंजर और आकांक्षी, और इसको 2018 में पहली बार लॉन्च किया गया था। बस इतनी सी बात आप याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है भारतीय तटरक्षक जहाज सार्थक का उद्घाटन किया गया। अभी सार्थक जो था ये बन करके तैयार हो गया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा, किसने बनाया इसको, मैन्युफैक्चर किसके द्वारा किया गया, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो देखिए इसका जो उद्घाटन है कौन किए हैं, जो यहाँ पे ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के जो महानिदेशक हैं के नटराजन, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। और इसके माध्यम से सार्थक कमीशन किया गया, इन्हीं ने उद्घाटन किया तो कमीशन कर दिया गया। अब हम देखें ICGS के अंतर्गत 5 OPV श्रृंखला के, मतलब ये चौथा जहाज है, OPV श्रृंखला का ये जो सार्थक है ये चौथा जहाज है। और इसमें गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा ये 5 बनाए जाएंगे, मतलब 4 तो बन चुके हैं क्योंकि चौथा सार्थक था, सार्थक हो गया। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि चारों में से कौन कौन से हैं। तो सजग है, सजग आप देख सकते हैं, विग्रह देख सकते हैं, वज्र देख सकते हैं और बराह देख सकते हैं। ये 4 ये हो गए, और यहाँ पे हम देख सकते हैं सार्थक। ये टोटल कितने हो गए, 5, पाँचों हमने देख लिया। अब आपसे यहाँ पूछा जा सकता है इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब की गई थी, किसके उद्देश्य से की गई थी, क्या इसका लक्ष्य था। तो देखिए इसका लक्ष्य ये था समुद्री कानूनों को इम्प्लीमेंट करना, खोज एवं बचाव करना। जैसे कि आप देखेंगे बहुत बार एक्सीडेंट होता है, 2 शिप आपस में टकरा करके एक्सीडेंट हो जाती है या फिर लीकेज होने लगता है ऑयल का। इस कंडीशन में बचाव का काम करता है। और ये पायरेसी का मामला बहुत ज़्यादा होता है इंडियन ओशियन में, तो पायरेसी वाले मामले को भी ये संरक्षित करता है, बचाव करता है। कौन, इंडियन कोस्ट गार्ड। और दूसरा चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या कर रहा था, समुद्री कानूनों को इम्प्लीमेंट कर रहा था। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। और आर्थिक क्षेत्र में शामिल होते हैं, जिस सन्निकट होते हैं, ये मान ली EEZ आप रीजन जानते हैं, उसके अंतर्गत ही काम करते हैं। 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई थी, तटरक्षक अधिनियम 1978 के अंतर्गत। ये फैक्ट है, याद रखिएगा। तटरक्षक अधिनियम 1978 के अंतर्गत 1 फरवरी 1977 को किया गया था इसका स्थापना।
चलिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बता दीजिए, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? नई दिल्ली में हेडक्वार्टर इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA, आप लोग कहीं कहीं देखेंगे ISPA का ISA नाम दे दिया गया। बहुत सारे न्यूज़पेपर में हमने देखा कि ISA नाम दे दिया गया, जबकि ISA किसका नाम है बताइए? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का है, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में भारत और फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया गया था। ये काफ़ी पुराना न्यूज़ है, लेकिन इसमें पी भी जुड़ा हुआ है। बहुत सारे न्यूज़पेपर में हमने देखा कि पी गायब कर दिए थे वो लोग, ISA सीधे लिख दिए थे, जो कि ISA गलत है, ISPA है इसका। इसका उद्देश्य क्या है गठन करने का बताइए? आप लोगों ने देखा होगा कि नासा NASA है नासा अभी समय क्या करता है बताइए? नासा कहीं का सैटेलाइट बनाता है? नहीं बनाता है वो। अब वो रिसर्च पे फोकस करता है। और जो स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स क्या करता है? मतलब इन तरह का सैटेलाइट को लॉन्च करना, ये सारे काम अब स्पेस एक्स देखता है। नासा केवल अब अनुसंधान पर फोकस करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत भी सोच रहा है कि इस तरीके का कुछ प्रोविज़न किया जाए और भारत भी अग्रणी हो किसमें? अंतरिक्ष अनुसंधान में। तो इसीलिए इसका गठन किया गया। और एक तरह से देखें तो ये बहुत बड़ा संघ है, मतलब एसोसिएशन है बहुत बड़ा। ये क्या करेगा? अभी प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और ये सिंगल विंडो प्रोवाइड कराएगा स्वतंत्र एजेंसियों के लिए। एक तरह स्वतंत्र एजेंसी है जो सिंगल विंडो प्रोवाइड करेगा। अगर आप कोई भी संस्था आना चाहती है स्पेस के सेक्टर में रिसर्च करने के लिए, उसमें काम करने के लिए, तो ये सिंगल विंडो प्रोवाइड कर सारी चीज़ें यहीं से मिल जाएंगी। और इसमें बहुत सारे संस्थाओं ने मिल करके काम किया है, जैसे कि भारतीय एयरटेल, ये भी कुछ काम करती है इस सेक्टर में। और L&T का नाम आपने सुना होगा, ये भी है। और नाल्को जो टाटा ग्रुप का एक संस्था है, वो भी इसमें सम्मिलित है। वन वेब का नाम आपने सुना होगा, ये भी है। और अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, ये भी सम्मिलित है। इसके साथ साथ बहुत सारे हैं, जैसे गोदरेज है, ये सब सम्मिलित हैं इसमें ISPA में। इस सब ने मिलकर के एक सिंगल संघ बनाया है, किसका? भारतीय अंतरिक्ष संघ। और ये एक तरह से मान लीजिए कि फ्यूचर में कभी भी कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना हो भारतीय अंतरिक्ष इसरो की तरफ से दृष्टिकोण से देखें, तो ये अगर संस्था निर्णय लेगी, सभी मिल करके इंटीग्रेटेड रूप से निर्णय लेंगे, जो बढ़िया बढ़िया निर्णय होगा, तो इनकी आवाज़ भारत की आवाज़ बनेगी। इसलिए इसका गठन किया गया है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया? अब इसका 4 स्तंभ है, इसके 4 पिलर्स हैं। ये चीज़ आपसे पूछा जाता है अगर आप मेंस लिखने वाले हैं, तो आपसे बिल्कुल मान के चलिए कि आपसे ये क्वेश्चन में ये आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप ये चारों पिलर बताएं। जैसे कि इसमें पहला सेक्टर ये है, पहला पिलर, प्राइवेट सेक्टर को नए खोज करने की आज़ादी दी जाएगी। जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो किसी तरह का रिसर्च करना चाहते हैं, शुरू में हमने आपको बताया था कि अगर कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो उनको सिंगल विंडो प्रोवाइड कराया जाएगा। यही यहाँ पे पहला पिलर इसका यही है, प्राइवेट सेक्टर को नए खोज करने की आज़ादी दी जाएगी। सरकार की सहयोगी की भूमिका होगी। पहले क्या होता था? रेगुलेटर के रूप में गवर्नमेंट काम करती थी, अब फैसिलिटेटर के रूप में। अब सरकार सुविधा प्रदान करेगी ताकि लोग रिसर्च करें। पहले क्या करते? रेगुलेट करती थी कि आपको कहाँ तक करना है, लिमिटेशन एक तरह से डालती थी, लेकिन अब लिमिटेशन हटा दिया है। अब गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी कि अब ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करिए, भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करेगी। आपको पता होगा कि स्किल इंडिया, वेरियस तरीके के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला करके गवर्नमेंट क्या कर रही है? भविष्य के लिए युवाओं को तैयार कर रही है। फिर अगर देखें अंतरिक्ष सेक्टर को आम आदमी की प्रगति के संसाधन के रूप में देखना, आम आदमी की प्रगति के रूप में कैसे देखा जा सकता है बताइए? अगर सभी को इसमें स्किल दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग, तो सभी लोगों को कहीं ना कहीं अवसर मिलेगा और सबकी आमदनी बढ़ेगी। अगर भारत सरकार की आमदनी बढ़ेगी तो लोगों की भी आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आम जनता के लिए ही काम करेगी। अब इसके बोर्ड में कौन कौन से इस समय सदस्य हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? जयंत पाटिल इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। अगर देखो उपाध्यक्ष कौन है? राहुल वत्स इसके कौन है? उपाध्यक्ष हैं। महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ISPA के महानिदेशक कौन है इसमें? तो SK भट्ट हैं। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिनके बारे में, जैसे संगठन के कौन कौन सदस्य हैं, इसका 4 पिलर कौन कौन से हैं, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं और कोई खास क्वेश्चन बनने की संभावना कम है। अभी एक रिपोर्ट जारी हुआ है। रिपोर्ट तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बड़ी संस्था ने जारी किया है। कौन? WMO ने जारी किया है। और ये रिपोर्ट क्या है? द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज। इसमें मुख्य फोकस ये कहा गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जल की समस्या होगी और लोग भूखमरी से मरेंगे, मतलब जल की कमी से मरेंगे, उनकी डेथ होगी। तो ये समस्या दी है। मतलब एक तरह से देखें तो वाटर क्राइसिस को लेकर के स्पेशली फोकस्ड है ये पूरा रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में यही सारी चीज़ें की गई हैं। बस इसमें हमें क्या ज़रूरत है? अगर आप मेंस लिखने वाले हैं, क्लाइमेट चेंज पे बातें करेंगे, उसमें ऐसे लिखने वाले क्लाइमेट चेंज पे बातें करें, तो वहाँ पे इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं।
या फिर सीधे आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट किसने जारी किया है। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन मेंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेंस यस से ये दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब ये टॉपिक है। इसमें ये कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन से बाढ़ और सूखे जैसे पानी से संबंधित खतरा बढ़ जाता है। मतलब जब जलवायु परिवर्तन होगा तो बाढ़ भी कहीं आएगा। आपको पता है कि मतलब जिन क्षेत्रों में कभी बाढ़ बाढ़ आती नहीं थी, बारिश कम होती थी, अब उन क्षेत्र में भी बारिश होने लगेगी। जिन क्षेत्र में कभी बारिश मतलब सूखा पड़ता ही नहीं था, उन क्षेत्र में अब सूखा पड़ने लगेगा। मतलब एक तरह से देखें तो जो पूरी स्थिति थी, इकोसिस्टम था, पूरा परिवर्तित हो गया, मतलब एक दूसरे से रिप्लेस हो गया। तो ये समस्याएं होंगी, तो जिससे बाढ़ और सूखा जैसी समस्याएं बढ़ जाएंगी, चरम स्तर पर आ जाएंगी। इस रिपोर्ट के अनुसार 2018 में दुनिया भर में 3.6 बिलियन लोग क्या थे के पास प्रतिवर्ष से कम एक माह में पानी अपर्याप्त पहुंचा। मतलब उनके पास 3.6 मिलियन लोग ऐसे थे, बिलियन लोग ऐसे थे जिनके पास हर वर्ष की तुलना में उस वर्ष कम पानी मिला उनको। 2050 तक यह मानने के चला जा रहा है कि 5 अरब से अधिक ये उम्मीद होने की संभावना है कि लोगों के पास कम पानी मिलेगा, उनको पीने के लिए कम पानी रहेगा। इसी रिपोर्ट में ये बात कहा गया है कि केवल 0.5% ही पानी उपयोग योग्य रह गया है। हम ये सुनते हैं ना कि कितना पानी है हमारे पास, लगभग 2.5% मान के चलते हैं फ्रेश वाटर, लेकिन ये बात सही है कि आज के समय में पानी बहुत कम फ्रेश बचा हुआ है। जैसे नदियों में देखेंगे, आप गंगा की ही बात कर लिए, गंगा में देखिए कितना पॉल्यूशन है। अब जाके अपना कभी फेस धुल लीजिए, आपको ना पिंपल्स हो जाए तो कहिए इतना पॉल्यूटेड है गंगा यमुना सभी नदियों में। तो यही कारण है कि पानी का जो स्वच्छ जल है अब उसका प्रतिशत बहुत गिर गया है, बहुत कम बचा हुआ है। 2000 के बाद से बाढ़ से संबंधित आपदाओं में कितने % वृद्धि हुई है, किससे संबंधित, बाढ़ से संबंधित आपदाओं में 134% वृद्धि हुई है, मतलब डबल से ज़्यादा हो गई है। तो देख रहे हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा ग्रोथ कर गया है। मतलब बाढ़ से संबंधित, सूखे से संबंधित 29% की भी वृद्धि हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल बाढ़ से संबंधित आपदाएं बढ़ी हैं, सूखे से संबंधित भी प्रवृत्तियाँ बढ़ गई हैं। और इनमें से जो प्रभावित होने वाले लोग हैं उनमें से आधे से अधिक कहाँ से बिलोंग करते हैं, अफ्रीका रीजन से, अफ्रीका रीजन में बिलोंग करते हैं, वहीं से सबसे ज़्यादा लोग हैं। लगभग 2 अरब लोग पानी की समस्या से ग्रसित हैं उधर। और सूखे सबसे अधिक मृत्यु कहाँ पे होती है, तो अफ्रीका रीजन में ही होता है। तापमान का प्रभाव जो होता है, अगर तापमान ग्लोबल वार्मिंग होगा तो तापमान टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, वर्षा में परिवर्तन होगा। जब रेन पैटर्न में प्रेसिपिटेशन में चेंज में साइकिल में चेंज होगा, मतलब वर्षा पर साइकिल में चेंजिंग हो आएगा, तो क्या होगा, जो फसल का पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। अब फसल का पैटर्न अगर चेंज हो जाएगा तो कौन ज़्यादा प्रभावित होगा, फार्मर ही प्रभावित होगा ना। तो इस तरह से देखें तो कहीं ना कहीं फार्मर की स्थिति भी और दयनीय बना देगा। आपको पता होगा बुंदेलखंड रीजन और मराठवाड़ा रीजन में, इन सब रीजनों में क्या होता है, ज़्यादा किसान इन्हीं सबसे प्रभावित होते हैं और सुसाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं सुसाइडल टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी, किसकी वजह से, ये इसके ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ये सारी चीज़ें हैं जो अब मेंस में इनको और विस्तृत रूप में ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ से निकाल लिया, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ जाएगी किन रीजनों में, मराठवाड़ा रीजन में, बुंदेलखंड रीजनों में। ये चीज़ें आप बता सकते हैं। और सब जब साइकिल चेंज होगी तो बहुत बड़ी संख्या में, हम भारत में कितने % लोग कृषि में लगे हुए, वो सारे गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। तो इस तरह से गरीबी को भी इंडिकेट करता है, मतलब क्लाइमेट चेंज एक गरीबियों को और गरीब बनाने के लिए काम करता है। ऐसे वेरियस तरीके के आपके पास इंडिकेशन मिल जाएंगे, आप एसए में और ज़्यादा बढ़िया लिख पाएंगे। और मेंस में देखिए शॉर्ट में लिखना रहता है, टू द पॉइंट लिखना रहता है। तो मेंस में आप कभी भी लिखिएगा तो टू द पॉइंट लिखिएगा, सीधे लपेट की बातें मत करिएगा। एसए में क्या होता है कि उसको और ज़्यादा अच्छे से समझाना रहता है, जितना अच्छे से समझा सकते हैं समझा लीजिए, लेकिन उत्तर लिखने में हमेशा टू द पॉइंट बातें करना जरूरी होता है। अगर आप इतना लपेट के बातें करेंगे तो आपको नंबर कट जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं इसने WMO ने सिफारिश क्या किया था। इसने कहा था कि एकीकृत जो जल संसाधन प्रबंधन है उसको इंटीग्रेटेड रूप में मैनेज किया जाए, और फिर सूखा और बाढ़ का पूर्व चेतावनी निर्धारित किया जाए कि पहले ही किन रीजनों में बाढ़ आने वाली है, किस रीजन में सूखा आने वाली है, इसको पहले ही मैनेज किया जाए, ताकि डैम में पहले स्टोर कर लिया जाए। अगर सूखा आने वाली है तो पहले से हम पानी स्टोर कर लें, या फिर बाढ़ आने वाला है तो हम उसके पानी को खाली कर दें, ताकि फिर से जो बारिश आए ज़्यादा पानी इकट्ठा हो तो बच जाए, डैम टूटे ना। इन सब चीज़ों को पूर्व निर्धारित कर लेंगे, हम पूर्व चेतावनी जारी कर लेंगे तो बच जाएंगे। फिर इसके साथ साथ ये कहा गया है कि बुनियादी हाइड्रोलॉजिकल वेरिएबिलिटी को भी डेटा एकत्रित करें। जैसे कि मान लेते हैं कि 2020 में मान लेता हूँ कि 20 यूनिट पानी था इस रीजन में, लेकिन 2021 में क्या हुआ, 2021 में ये 18 यूनिट पानी होगा। तो कितना वेरिएबिलिटी अगर चेंजिंग कितना आ गया, 2 यूनिट का। तो ये बात है इसमें कहा जा रहा है कि कितनी डिफरेंट आता जा रहा है, हर साल दर साल कितना परिवर्तन हो रहा है। इस चीज़ को आप नोट करें, हमेशा इसका डेटा इकट्ठा करते जाएं।
ये WMO ने दो तरह का सिफारिश दिया था कि सभी देश को ये करना चाहिए। इनको आप याद रखिएगा, अगर ऐसे लिखेंगे तो उसमें आप यहाँ पे बता सकते हैं इस चीज़ को। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए ये न्यूज़ काफ़ी पुराना है, लेकिन इसमें हमने कुछ चीज़ों को मिक्स करके समझने का प्रयास किया। जैसे कि TX2 अवार्ड, हो सकता है आप लोगों से मिस हो गया हो। TX2 अवार्ड किसको मिला है? आप RO का एग्ज़ाम देने जाने हैं तो आपसे उम्मीद किया जा सकता है कि आप यूपी के बारे में कुछ चीज़ें ध्यान में रखें। जैसे कि पीलीभीत ने अभी जीता है TX2 अवार्ड। क्यों जीता है? क्योंकि आप देखिए यूपी केवल जनसंख्या बढ़ाने में आगे नहीं है, शेरों की भी संख्या बढ़ाने में आगे है। यूपी ने क्या किया है, यूपी के ये जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, इसने शेर की संख्या क्या कहते हैं 4 सालों में ही कंप्लीट कर दिया, अपना डबल कर लिया, और इसको मिल गया है ये अवार्ड। और इसमें देखिए यहाँ पे TRC देखेंगे, टाइगर रेंज कंट्री कितने हैं, टोटल 13 कंट्री हैं जो 2010 में क्या किए थे, एक बैठक किए थे, और 13 देशों ने बैठ करके सेंट पीटर्सबर्ग में कहा था कि हम लोग क्या करेंगे 2022 तक शेरों की अपने सेक्टर में जितने भी हैं, मान लीजिए कि नेपाल में 40 शेर हैं, तो 2022 तक इसकी संख्या बढ़ा के हम 80 कर लेंगे। 80 करने का ये निर्णय लिया गया सेंट पीटर्सबर्ग में। कहाँ पे है ये बताइए? रूस में है। वहाँ पे बैठ करके डबल करने की बात की गई, जिसमें से भारत ने सबसे पहले डबल कर लिया, और भारत में पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने बहुत बढ़िया काम किया था, अपना डबल कर लिया था बहुत पहले ही, तो इसी को मिला हुआ है। और TRC कंट्री पूछा जाता है, टाइगर रेंज कंट्री कौन कौन से हैं, तो आप थोड़ा सा बस एक बार देख लीजिए तो आपको याद रहेगा वो कौन कौन से कंट्री हैं, बताइए। देखिए भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, कंबोडिया है, चीन है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, नेपाल है, रूस है, थाईलैंड है और वियतनाम है। मतलब हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि इस रीजन में अगर ऐसे देखेंगे आप, छोटे से है ऐसे में ये पूरा रीजन हो जाता है। मैप तो बहुत गंदा बना है, लेकिन मान के चल सकते हैं। इधर थाईलैंड है नीचे वाला, थाईलैंड से लेकर के आप इंडिया वगैरह ऐसे ले सकते हैं, तो ये इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, फिर इधर चाइना वगैरह सारा ले सकते हैं। ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। हमें इस चीज़ को देखने का क्या दृष्टिकोण था, ये चीज़ों को रिवाइज करने का क्या उद्देश्य था? उद्देश्य ये था कि अभी हमें गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बनने वाला, ये टाइगर रिजर्व 53 नंबर का टाइगर रिजर्व बनाया गया इसको, जो छत्तीसगढ़ में। आपसे पूछा जा सकता है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, या फिर पूछा जा सकता है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है, ये ऐसे पूछा जा सकता है। ये छत्तीसगढ़ में है और 53 नंबर का ये टाइगर रिजर्व बना है। अगर 53 नंबर देख रहे हैं तो फिर 52 नंबर भी देखना जरूरी है, क्योंकि राजस्थान से बिलोंग करता है। राजस्थान में ये 52वें नंबर का है। अभी ये थोड़ी देर पहले पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, मुश्किल से 2 महीने पुराना है ये, अभी एक मुश्किल 15-20 दिन पुराना है। तो रामगढ़ बिसधारी अभ्यारण्य कहाँ का है, ये टाइगर रिजर्व कहाँ का है, ये राजस्थान का है। ये चौथा टाइगर रिजर्व राजस्थान का है, लेकिन भारत में देखें तो 52वें नंबर का टाइगर रिजर्व हो गया। राजस्थान में 4 कौन कौन से हैं बताइए? देखें, सवाई माधोपुर रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है ये, फिर अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व वहीं पे है, कोटा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व वहीं पे है, और बूंदी में रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व। ये अभी जल्दी ही 52 नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। अब फिर इसके बाद हम देख ले 51 भी देख लेते हैं, थोड़ा सा पुराना है। 51 कहाँ पे? मागामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे? तमिलनाडु में, ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है G20 शिखर सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है बताइए? पहला, ये कहाँ पे हुआ है, तो ये याद रखिएगा रोम में हुआ है। रोम घोषणा भी हुआ था यहाँ पे, इटली अध्यक्षता किया था और इटली में ही हुआ है। एक अंतरिम रिपोर्ट भी इसमें पेश की गई, अंतरिम रिपोर्ट मतलब बैठक से पहले पेश की थी तुरंत। ग्लोबल वार्मिंग पे वो क्या किया गया था, 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने के लिए एक प्रभावी और सार्थक नीति बनाई गई कि आह्वान किया गया सभी देशों की आप लोग इसको लागू करिए, लेकिन कोई समयबद्ध समझौता नहीं किया गया। तो कोई एक समय निर्धारित नहीं किया गया इसके लिए, किसके लिए? कि आप लोग 1.5 डिग्री सेल्सियस को सीमित करिए। ये बस एक तरह का सार्थक और प्रभावी इफेक्टिव एक तरह से रिक्वेस्ट किया गया सबसे, ताकि आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करिए। घोषणा की मुख्य विशेषता क्या थी बताइए? इसमें कहा यह गया था कि 2021 के अंत तक जो भी मतलब मान लीजिए भारत बांग्लादेश में एक तरह का सपोर्ट से, भारत के सपोर्ट से बांग्लादेश में कोई थर्मल पावर प्लांट चल रहा है, कोयले से जो चलने वाला है, उसको अब बंद किया जाए, मतलब उसको फंडिंग भारत बंद करे। ये प्रतिबंधित करने की बात की गई, कब तक? 2021 के अंत तक। और G20 का जो COP26 का जो ग्लासगो में स्कॉटलैंड में, ग्लासगो के स्कॉटलैंड में चल रहा था, वहाँ एक रोड मैप भी इसने जारी कर दिया। किस दृष्टिकोण से?
जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको लेकर के एक रोड मैप इसने जारी कर दिया था, किसमें, G20 ने ही। और इसमें क्या किया गया था, तो वित्त पोषण हेतु PPP मॉडल को अपनाया गया। किस तरह से PPP मॉडल को, मतलब ये गवर्नमेंट हो गई, फिर प्राइवेट हो गया, फिर इंडिविजुअल हो गया, या फिर NGO हो गया, ये तीनों मिल करके एक साथ आएँ और क्या करें, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसको कम करने के लिए स्वच्छ सतत ऊर्जा में इन्वेस्ट करें और इसको कम किया जा सके, इसको ग्लोबल वार्मिंग को, एमिशन को कम किया जा सके, और फिर से जो ग्रीन हाउस गैस इमिट हो चुका है उसको क्या किया जाए, कार्बन सिंक के रूप में ऑब्जर्व किया जाए। इस दृष्टिकोण से काम करें। कौन, PPP मॉडल पे। आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे G20 में कौन कौन से के, मतलब इसकी मुख्य विशेषता क्या थी, तो इनको कथन के रूप में आपसे दिया जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ हो जाता है, आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के द्वारा क्या क्या कहा गया था। यहाँ पे भारत ने कहा था वन अर्थ वन हेल्थ पे काम किया जाए। एक पृथ्वी है, एक हेल्थ पॉलिसी होना चाहिए यहाँ पे, ताकि जैसे कोविड-19 जैसे समस्या आए तो ऐसा ना हो कि सारे देश अपने पे ही फोकस करते जाए, फिर अफ्रीका जैसे देश और विकासशील देश पिछड़ जाएं, उनको कोई ध्यान ही ना दे। मतलब पूरे देश ने फैलाया बीमारी और उसका बर्डन जो है वो अफ्रीका पे डाल दें। तो इसलिए एक पॉलिसी लाई जाए और सभी को उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए। तो वन अर्थ वन हेल्थ जो पॉलिसी थी, ये नरेंद्र मोदी जी ने इसको दिया था, घोषणा किया था। और लचीली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, आप लोगों को पता होगा कि जब कोविड-19 आया था तो पैरासीटामॉल की डिमांड बढ़ गया था। अब आपने देखा एक्टिव एपीआई जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसने चाइना बैन कर दिया था, उसको लेकर के भारत को अचानक बहुत समस्या हो गई थी। तो इस चीज़ को लेकर के आपूर्ति श्रृंखला को लचीला बनाया जाए ताकि एक देश पे डिपेंडेंसी कम होके, इस डायरेक्ट इंडिकेट एक तरह से चाइना की तरफ ही था कि इस पर लचीला बनाया जाए और एक देश पे डिपेंडेंट ना हुआ जाए। वैश्विक न्यूनतम कर दर का अब देखेंगे, ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट की बात की गई थी। अब भारत ने यहाँ पे समर्थन कर दिया गया था और हो भी गया, ये कई सारे देशों ने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। 15% निर्धारित किया गया था। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एप्पल या फिर यूट्यूब, गूगल, मान लीजिए यूट्यूब को छोड़िए, तो उसी का भाग है ना यूट्यूब, गूगल की बात कर लेते हैं। गूगल यहाँ पे कमाता है भारत में और वो अपना पैसा दिखाता है कि हमने मॉरिशस से कमाया है, और ऐसे में क्या होता है, बच जाता है वो मॉरिशस का दिखा करके, टैक्स ही नहीं कोई देता है। अब जब मिनिमम टैक्स लगा दिया जाएगा, वो कहीं से भी दिखाता रहे, 15% तो देना ही देना है, सभी देश मिल करके वसूल लेंगे उससे। अब फिर देखें, भारत प्रशांत रणनीति इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का स्वागत किया भारत ने इसमें G20 शिखर सम्मेलन में। ये फैक्ट थे, कुछ याद रखिएगा। इसमें क्या चीज़ याद रखने की जरूरत थी, तो ये चीज़ 19 देश यहाँ पे बैठे थे और भारत ने कुछ घोषणा की थी। फिलहाल ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना कि हमें ये ज़रूरी है, सैन्य ऑपरेशन और अभियान, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं और डायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं आपसे। कि जैसे कि इंदिरा एक्सरसाइज, ये सभी लोगों को पता होगा कि इंडिया और RA से रसिया, इंदिरा मतलब भारत और रसिया का है, और ये 12वां सैन्य अभ्यास है। और कहाँ पे किया गया था इंदिरा 21, ये रूस के बोल्गोग्राद में हुआ था, रूस के बोल्गोग्राद में हुआ था ये 2021 में। पूछा जा सकता है ये चीज़ कहाँ पे हुआ था, तो रूस में हुआ था ये। और 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन पहली शुरुआत में जो था ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था, एक साल यहाँ एक साल वहाँ, एक साल यहाँ एक साल वहाँ। लेकिन पहली बार जो देखें त्रिपक्षीय कब हुआ था, 2017 में। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अब पूछ लिया जाए आपसे गरुड़ शक्ति, यहाँ पे छोटे से दिया हुआ है, हमें ओवरव्यू, और आगे अभी हम डिटेल देख लेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके बारे में तो जरूर याद रखिएगा। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ होता है, और एक्वेरियन किसके साथ, मालदीव के साथ। फिर हैंड इन हैंड चीन के साथ। फिर बोल्ट कुरुक्षेत्र सिंगापुर के साथ। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ। और नोमेडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ होता है। और यहाँ पे देखें शक्ति किसके साथ होता है, फ्रांस के साथ होता है। सूर्य किरण नेपाल के साथ होता है। युद्ध अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ होता है, युद्ध अभ्यास। तो ये बातें आप याद रखें, हो सके तो शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं आप यहाँ से। चलिए हम यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं जल्दी जल्दी। और ये 2021 में सारे एक्सरसाइज हुए हैं, वही सारे एक्सरसाइज हैं जो किसी कारण से न्यूज में थे। जैसे कि सिम्बेक्स की बात कर ले, सिम्बेक्स किसके साथ होता है, सिम्बेक्स यहाँ पे देखिए सिंगापुर का नाम आ रहा है। इंडियन नेवी और सिंगापुर के नेवी अंडमान सागर में किए हैं दोनों एक्सरसाइज। कौन, सिम्बेक्स हुआ, इंडियन नेवी और सिंगापुर की नेवी दोनों ने। संप्रीति की बात कर लें, संप्रीति किसके बीच होता है, भारत और बांग्लादेश के बीच, जो कि मेघालय में हुआ है। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच। सूर्य किरण अभी हमने देखा भारत और नेपाल के बीच है। सूर्य किरण मिलन भारत सहित 19 देशों का एक है एक्सरसाइज, जो कि विशाखापट्टनम में हुआ है। हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच है, जो कि मेघालय के में हुआ है। थल सेना का एक अभ्यास था, युद्ध अभ्यास था। और मित्र शक्ति की बात कर लें,
मित्र शक्ति में कौन है? भारत और श्रीलंका की थल सेना थी मित्र शक्ति में। यहाँ पे गोवा में हुआ है मित्र शक्ति अभ्यास। तो ये बातें अब याद रखिएगा। फिर हम यहाँ पे बात करें सहयोग कजिन। सहयोग कजिन किसके किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच होता है सहयोग कजिन। और तटरक्षक बल नौसेना था इसमें सम्मिलित, दोनों सम्मिलित थे, मतलब तटरक्षक बल नौसेना ही सम्मिलित थी इसमें। धर्म गार्जियन किसके किसके बीच हुआ? भारत और जापान के बीच, थल सेना ये भी है। और सिन्यू सिन्यू मैगी, यहाँ पे सिन्यू मैगी भारत और जापान के बीच है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि धर्म गार्जियन है और सहयोग कजिन है। मालाबार तो ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मालाबार दो तरह से है। कौन कौन सा? मालाबार युद्ध अभ्यास है एक मालाबार अभ्यास है केवल। तो मालाबार की बात करें तो इसमें भारत जापान और अमेरिका है। भारत जापान अमेरिका है मालाबार अभ्यास, जो कि मालाबार कोस्ट पे हुआ है। फिर यहाँ पे देख लें हम मालाबार युद्ध अभ्यास में, तो इसमें सम्मिलित हो जाता है ऑस्ट्रेलिया भी। कौन कौन हो गया? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, मतलब क्वाड के सभी चारों सदस्य सम्मिलित थे, जो कि बंगाल के खाड़ी में हुआ है। और क्वाड का गठन किस लिए हुआ था? चाइना को टैकल करने के लिए हुआ था। और शिंजो आबे ने इसकी मतलब भूमिका डाली थी पहले ही, जो कि जापान के कहाँ क्या है प्राइम मिनिस्टर थे। पैसेज की बात करें, पैसेज भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ था। पैसेज ये अरब सागर में होने वाला अभ्यास था, भारत और इंडोनेशिया के बीच। पैसेज नौसेना अभ्यास, नौसेना भारत और वियतनाम के बीच हुआ था। नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ था? दक्षिण चीन सागर में भारत और वियतनाम के बीच हुआ था नौसेना अभ्यास। किसके किसके बीच? भारत और वियतनाम के बीच, दक्षिण चीन सागर। नाम से तो सुन ही समझ में आ रहा होगा कि क्यों, क्योंकि यहाँ ज़्यादा चीन की वजह से न्यूज़ में रहता है ये दक्षिण चीन सागर। और सिट मैक्स देखें तो सिट मैक्स ये किसके बीच होता है? भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच सिट मैक्स, ये अंडमान सागर में हुआ सिट मैक्स। तो ये बातें आप याद रखिएगा। चलिए अगला जल्दी से देख लेते हैं। वज्र प्रहार भारत और जापान के बीच 11वां संस्करण था। वज्र प्रहार का 11वां संस्करण था और हिमाचल प्रदेश में हुआ है वज्र प्रहार। भारत और जापान के बीच है वज्र प्रहार। युद्ध अभ्यास की बात कर ले तो भारत और अमेरिका का है युद्ध अभ्यास, जो कि बीकानेर राजस्थान में हुआ है। इम्फैक्स छोड़िए, इंपॉर्टेंट नहीं है अब। और इधर कौन सा? डेजर्ट नाइट की बात कीजिए। डेजर्ट नाइट आपसे पूछा जा सकता है। डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस के बीच होता है। जोधपुर एयरपोर्ट पे हुआ है डेजर्ट नाइट, भारत और फ्रांस के बीच है। और फिर इधर कौन सा है? इधर अगर देख लेंगे आप दस्तलिक तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़िए। अब मैरिटाइन के पूछ ले। मैरिटाइन किसके किसके बीच हुआ है? मैरिटाइन अभ्यास, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो रूस और ईरान के बीच नौसेना अभ्यास जो हिंद महासागर में हुआ है मैरिटाइन। अब फिर EEZ आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ये यूनिक नाम है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसके किसके बीच हुआ? भारत और मेडागास्कर के बीच हुआ है। मेडागास्कर किधर है आप देखेंगे, तो अगर ये अफ्रीका है, अफ्रीका रहे तो मेडागास्कर यहाँ पे, तो यहाँ पे द्वीप है मेडागास्कर, वहाँ पे है। तो मेडागास्कर और भारत के बीच हुआ है। अब कहाँ पे हुआ है? पहला संयुक्त गश्त अभ्यास है और ये हिंद महासागर में हुआ है। चलिए अगर आप खंजर पूछ लीजिए आपसे, भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है खंजर, जो कि बिश्केक में हुआ है। फिर इधर वरुड़ पूछ लिया आपसे, कहाँ किसके किसके बीच है? वरुड़ भारत और फ्रांस के बीच अरब सागर में। फिर गरुड़ पूछ लिया तो ये भी भारत और फ्रांस के बीच वायुसेना का है। वरुड़ क्या है? अरब सागर में हुआ है। गरुड़ क्या है? ये सैन्य अभ्यास है, वायु अभ्यास है, सॉरी, यहाँ पे एयरफोर्स का है अभ्यास गरुड़। तो हमारा हो गया भारत और फ्रांस। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला है मिलन की बात कर लेते, किसके किसके बीच हुआ है? भारत से 9 देश शामिल है मिलन में, ये विशाखापट्टनम में हुआ है। हैंड इन हैंड हमने देख लिया, भारत और चीन के बीच हुआ है, जो कि मेघालय में हुआ है। और फिर इधर गरुड़ भी हमने देख लिया, भारत और फ्रांस के बीच हुआ है, वायुसेना अभ्यास है। अजय वारियर तो हमने शुरू में ही देख लिया था, भारत और यूके के बीच है, यूके में हुआ है अजय वारियर। फिर यहाँ पे देखें नसीम अल बहर किसके किसके बीच है? नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच है, जो कि गोवा में हुआ है। शाहीन युद्ध अभ्यास, शाहीनी हमने बोल दिया, शाहीन युद्ध अभ्यास है, किसके किसके बीच हुआ? देखिए शाहीन बाग से आप याद रख सकते हैं, शाहीन बाग को लेकर के कौन ज़्यादा कूदेगा? तो पाकिस्तान और चीन, क्योंकि हमारे दोनों पड़ोसी राज्य हैं। और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हुआ शाहीन युद्ध अभ्यास। अब फिर इसमें कौन सा और ये इंपॉर्टेंट है बता सकते? शांतिन अग्रसेन, चलिए ये भी देख लेते हैं। शांतिन अग्रसेन ये कहाँ पे हुआ? भारत बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच, भूटान भी सम्मिलित है, मतलब हमारे तीनों पड़ोसी देश शामिल थे, जो कि बांग्लादेश में हुआ। शांतिन अग्रसेन बांग्लादेश, भारत, भूटान, श्रीलंका के बीच, चारों के बीच हुआ है। और जायद तलवार किसके किसके बीच हुआ बताइए?
जायद तलवार भारत और यूएई के बीच हुआ है। जायद तलवार यूएई में हुआ है। जायद तलवार भारत और यूएई के बीच में हुआ है। अल मोहम्मद अल हिंद अल मोहम्मद मोहद अल मोहद अल हिंद किसके किसके बीच हुआ है? भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है, जो कि सऊदी अरब में हुआ है। कोंकण अभ्यास यूके भारत और यूके के बीच होता है कोंकण अभ्यास, और ये भारत में ही हुआ है। कजिन कजिन किसके किसके बीच हुआ? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, उज्बेकिस्तान में ही हुआ है ये कजिन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चलिए अगला सेट में हम लोग क्या कौन सा टॉपिक देखें, तो मैं सोच रहा हूँ अगले टॉपिक में हम लोग देख ले इंडियन डेमोग्राफी, मतलब भारतीय जो जननांकी है किस तरह की है। जनगणना एक तरह सीधी सी बात करें तो जनगणना है। यहाँ पे हम इंडिया के भी जनगणना देखेंगे, इंडिया प्लस यूपी का क्या स्ट्रक्चर है जनगणना का, वो चीज़ें हम अगले सेट में देखेंगे। हमारा मेन उद्देश्य है उसमें से अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो 5 में पाँचों हम लोग सॉल्व कर लें, मिस ना हो ये क्वेश्चन। तो ये हमारा उद्देश्य है। हम अगले सेट में पूरा इसको व्यापक रूप से अध्ययन करेंगे, किसके? इंडिया के डेमोग्राफी के बारे में, कि भारत की जनसंख्या कितनी है, विश्व की तुलना में क्या है। यूपी की जनगणना के देखेंगे कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा मतलब साक्षर है, कौन सा ज़्यादा सबसे अर्बन है, और भारत का कौन सा ऐसा नगर है जो जहाँ सबसे ज़्यादा शहरी लोग रहते हैं, भारत का कौन सा ऐसा नगर है जो सबसे ग्रामीण लोग रहते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अगले सेट में। उम्मीद है आपको ये सेट पसंद आया होगा। ये सेट देखने